नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ जसवीर सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ कौतूहल थम नहीं रहा। अब पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी राम यश सिंह ने हरीश रावत के बयान को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम विधायकों के जरिए तय होता है, हरीश रावत को इसकी जानकारी होनी चाहिए। राम यश सिंह का यह कहना है कि पार्टी 2022 का चुनाव पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के नेतृत्व में लड़ेगी। इस मसले पर हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने पूर्व विधायक राम यश सिंह से खास बातचीत की। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस मैदान में पूरी तरह कमर कस चुकी है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पूर्व विधायक राम यश सिंह, उनसे बात करेंगे। विधायक जी, जिस तरह से एक हरीश रावत का बयान आया था, उसे लेकर के कई बयान बाद में आए हैं। बयान था कि एक चेहरे के मुख्यमंत्री का एक चेहरा उतार करके मैदान में उतरा जा, उसे लेकर के हालांकि प्रीतम सिंह ने इसमें जवाब दिया कि हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है। इंदिरा हृदय का भी यही जवाब आया है। आप क्या मानते हैं, क्या पूरे प्रदेश में इसी तरह का माहौल है, या यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष और आपके पीसीसी चीफ कह रहे हैं वही माहौल है? देखिए, ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय जी ने जो कहा वो संवैधानिक बात कही है। और कांग्रेस में कभी यह परंपरा रही नहीं है कि नेता तय करेंगे। नेता तो चुनने का अधिकार, बहुमत दल की पार्टी के नेता चुनने का अधिकार जो एमएलए चुन कर आते हैं वो तय करते हैं। तो हरीश रावत का जो बयान था वो असंवैधानिक था? भाई, आप स्वयं सोच सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस में परंपरा ये रही है कि एमएलए चुन कर आता है और एमएलए तय करता है, चुनाव करता है हमारा उसका नेता कौन होगा। अब इसके विपरीत अगर कोई बयान देता है तो वो बयान तो असंवैधानिक है। कोई भी, चाहे हरीश रावत हो चाहे कोई भी हो, वो असंवैधानिक है ही है। आपको क्या लगता है, आप भी हरिद्वार क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं और अभी जो चुनाव है उससे कहीं ना कहीं आपकी सीधी फाइट, वैसे तो बीच में आप पार्टी भी कहीं ना कहीं जोर लगा रही है, लेकिन उससे तो कहीं ना कहीं अभी नहीं, मतलब उससे नया खिलाड़ी मान रहे हैं लोग। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी से सीधी टक्कर है और वो चूंकि सत्ता में है, कांग्रेस में ऐसे कौन चेहरे हैं आपकी नजरों में जिन्हें लेकर के कहीं ना कहीं भाई इस चुनाव में, और क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जब तक भी चाहेंगे? बीजेपी ने जब यहाँ पर मोदी जी स्वयं आए थे और उन्होंने भाषण में कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम जनता की सारी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। जनता ने उन पर भरोसा किया और ये भी कहा था मोदी जी ने कि कर्जा भी माफ़ कर देंगे किसानों का। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और आप तो जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ। गन्ने का पेमेंट लोगों को कहा गया था कि जल्दी हर 15वें दिन करा देंगे। सालों का जो है गन्ने का भुगतान बाकी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और ये सरकार को सब जो है बदलना चाहते हैं। और इलेक्शन 2022 में प्रीतम सिंह डॉक्टर इंदिरा हृदय के नेतृत्व में कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीत करके आएगी, अपनी सरकार बनाएगी, जनता की समस्याओं को दूर करेगी। हरीश रावत के नेतृत्व में क्यों नहीं चुनाव लड़ा जाता, क्या वजह है? क्या हरीश रावत में अब वो पहले वाली बात नहीं रही है? देखिए, ऐसा है कि किसी व्यक्ति के नेतृत्व की बात नहीं है। प्रभारी जी ने स्वयं भी कहा है कि प्रीतम सिंह अध्यक्ष हैं, डॉक्टर इंदिरा हृदय जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। इन दोनों प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की देखरेख में चुनाव होगा। तो आपको लगता है खींचतान होगी, मतलब टिकटों में भी कहीं ना कहीं फिर उसे लेकर के एक गतिरोध या फिर पार्टी में टूटने जैसी स्थिति आएगी? ऐसा है, टूटने की स्थिति कुछ नहीं है और जो लोग कांग्रेस से निकल के गए हैं उनका अस्तित्व तो हमेशा खत्म हो गया है। ये अच्छा, तो सीधा आपका कहने का मतलब ये है कि कोई टूट फूट नहीं होगी। और ये जो विधानसभा चुनाव है ये सीधा पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जो है कांग्रेस और भाजपा का चुनाव है, कांग्रेस भाजपा का चुनाव है। हाँ। चलिए, तो राम यश सिंह कह रहे हैं
कि ऐसा कोई भी नहीं है, ना कोई परंपरा रही है कि जिस तरह से हरीश रावत ने जो बयान दिया था ये उसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं। और साथ में भी कह रहे हैं कि ये चुनाव 2022 का जो वो उसमें केवल पीसीसी चीफ और डॉक्टर इंदिरा देश नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल 3 दिन तक गढ़वाल भ्रमण पर हैं, जहां उन्होंने रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध काली मठ, त्रियुगी नारायण और ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। रात्रि विश्राम के लिए विधानसभा अध्यक्ष गढ़वाल के ही स्थायी अतिथि गृह में रुके हैं। सुबह गुप्तकाशी से त्रियुगी नारायण के लिए रवाना हुए, वहां पर अग्रवाल पूजा अर्चना करते नजर आए। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर गोपेश्वर के लिए रवाना हुए। अपने 25 जनवरी के सारे कार्यक्रम निपटाकर विधानसभा अध्यक्ष 26 जनवरी को गैरसैंण के भराड़ी सैंण पहुंचेंगे, जहां वो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में हिस्सा लेने के बाद उसी दिन अग्रवाल रुद्रप्रयाग पहुंचकर अल्प विश्राम के बाद धारी देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना भी करेंगे। अच्छा ठीक है, अंदर ही अंदर है। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया है। सचिव सर और मंच बुके और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। देखिए, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है और आज के दिन जो है पूरा देश जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करता है। विशेषकर सरकार और हमारा विभाग ये एक संदेश जो है बालिकाओं को, किशोरियों को देना चाहता है कि बालिकाएं किसी से कम नहीं हैं और बालिकाओं के संदर्भ में अब तक में सरकार की तरफ से क्या क्या कार्य किए गए हैं और साथ साथ में उनके क्या क्या विषय जो चिंतनीय हैं वो उस दिशा में हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके लिए अवेयरनेस इत्यादि सब चीज़ों को समावेश करते हुए जो है आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आहूत किया है, जिसमें हम हमारी जो बालिकाएं हैं जो ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर और स्टेट स्तर पर जो मेधावी बालिकाएं हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको हम लोग मोबाइल देने जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये 160 बालिकाएं पूरे प्रदेश भर से चयनित हुई हैं। ये उनके लिए निश्चित रूप से एक सम्मान का भी, उनके लिए एक उत्साहपरक भी और अन्य बालिकाओं के लिए एक प्रेरक प्रसंग बनेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर बरेली से है, जहां बरेली में किसान की निर्मम हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम बरेली से साझा कर रहे हैं। किसान की निर्मम हत्या की गई, कटीले तारों से पेड़ में बांधकर किसान को जिंदा फूंका गया है। तो दिल को दहला देने वाली इस वक्त की यह खबर आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। पेड़ से बंधा हुआ किसान का जला हुआ शव मिला है। तो इस तरीके से पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से किसान को बांधकर जलाने की यह घटना निकलकर सामने आई है। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बरेली में किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। किसान को जिंदा जलाया गया है, पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जलाया गया है। सद्दाम बेग इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सद्दाम, इस तरीके की घटना हर किसी के मन को बेचैन कर देती है। अभी तक कहां तक कार्रवाई पहुंची है पुलिस की? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला थाना किसगढ़ इलाके का है, जहां पर एक किसान को पेड़ से बांध दिया था, जिसके बाद नुकीले कांटों से उसे बांधकर जला दिया गया था। परिवार का आरोप है कि इलाके के कुछ लोग हैं जिससे उसकी रंजिश चल रही थी, उसके चलते उसने किसान को पेड़ से बांधा, जिसके बाद उसको जलाकर मार दिया है। तो वही परिवार के लोगों ने थाने में तहरीर दी है। थाने में तहरीर देने के बाद उन्होंने मदद की मांग की है, लेकिन अफसरों का कहना है कि जो किसान को मारा गया है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो जांच सामने आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और जो पीड़ित परिजन है उनकी तरफ से FIR वगैरह कुछ की गई है? कोई कंप्लेंट, शिकायती पत्र दिया गया है?
जी बिल्कुल बता दूं आपको, जो परिवार है उसके द्वारा थाने में एक शिकायती पत्र दिया गया है जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी मुकदमा नहीं लिखा है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अफसरों का कहना है कि जो रिपोर्ट जिस आधार पर आएगी पोस्टमार्टम की, उसी आधार पर कार्रवाई होगी। नहीं, जो पीड़ित परिवार हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि रंजिश के मुताबिक, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, रंजिश की वजह से किसान की इस तरीके की निर्मम हत्या की गई है। तो क्या नामजद रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस आनाकानी कर रही है? क्योंकि जो तस्वीर है उसकी तो कहानी अपने आप नजर आ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बिल्कुल साफ तौर से लग रहा है कि किसान को किसी ने जलाकर निर्मम हत्या की है, बुरी तरीके से उसे हत्या की है। परिवारजनों का साफ तौर पर कहना है कि इलाके के ही कुछ लोग हैं, उन्होंने उनकी रंजिश चलती थी, जिसके बाद उन्होंने उसकी पेड़ से बांधकर निर्मम हत्या कर दी। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं टालम टोल कर रही है, मामले की जांच कैसे टाल रही है। फिलहाल तो इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तो मुकदमा दर्ज होगा, रिपोर्ट आने के बाद क्या उसमें आगे कार्रवाई करी जाती है। जी सद्दाम, क्या किसी बड़े आला अधिकारी ने इस पर कोई बयान दिया है? जी बिल्कुल, बरेली के एसएसपी रोहित सिंह ने कहा है कि जो रिपोर्ट है उसके आधार पर, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही हम जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। फिलहाल तो जो पीड़ित परिवार है उसने थाने में तहरीर दे दी है और रिपोर्ट जो आएगी पोस्टमार्टम की, अफसर का कहना है कि उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सद्दाम, तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े, तमाम अपडेट साझा की हैं। तो परिजनों ने पड़ोसियों पर ही निर्मम हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई पुलिस करने की बात कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हापुड़ दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, एक और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। मधुसूदन दयाल की 18वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया हापुड़ दौरे पर पहुंचे हैं। एसएसबी पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। सिसोदिया ने अमृत महोत्सव और पुस्तक का विमोचन भी किया है। मनीष सिसोदिया ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, कार्यक्रम का आगाज किया है। मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ये पूरी खबर आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। ये बयान डिप्टी सीएम दिल्ली के जो मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने दिया है। तो हापुड़ दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। उन्होंने एक बयान भी दिया है। मधुसूदन दयाल की 18वीं पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे और ये तमाम तस्वीर भी हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त साझा कर रहे हैं। एसएसबी पीजी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे और देखिए यहाँ पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए वो नजर आए हैं। अमृत महोत्सव और पुस्तक का भी विमोचन करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नजर आए और सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर मनीष सिसोदिया ने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की, कार्यक्रम का आगाज किया है। साथ ही साथ यूपी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। सर, आज हमारे देश का सबसे बड़ी मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन। सरकार ने लेकर के वार्ता विफल नहीं हुई। दूसरा सबसे बड़ा ये रहा है कि 26 जनवरी को परेड निकालना, वो मैसेज विदेशों तक जाता है, उसमें क्या कहना है? पहले तो मैं आज यहाँ जो हापुड़ में आया हूँ, मधुसूदन दयाल संपादक जी के 18वें पुण्य उत्सव पर इस कार्यक्रम में आया हूँ और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि किसान की बात करने वाले, शिक्षा की बात करने वाले, गांव के मजदूर की बात करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। और गणतंत्र है देश में, लोकतंत्र है और किसान उस लोकतंत्र को, गणतंत्र को मजबूत करने वाला एक सबसे बड़ा स्तंभ है। किसान खुद पसीना बहा के खेती करता है और अपने बेटे को पढ़ा के मजबूत करके उसे देश की रक्षा के लिए सेना में भेजता है। उस किसान की बात सरकार को सुननी चाहिए। ये जब हम गणतंत्र का उत्सव मनाएं तो उस वक्त हमें ध्यान रहना चाहिए कि वो किसान, हजारों लाखों किसान देश के, अपनी मेहनत की, मजदूरी की मांग के लिए बैठे हैं। इस गणतंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनकी आवाज़ सुनी जाना बहुत ज़रूरी है।
सर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था, मैंने कहा कि अभी शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमने दिल्ली में कुछ किया है, अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। दिल्ली के यूपी में अभी तो मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो उन्होंने कहा था भी हमने स्कूल अच्छे किए हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने, जब हमने कहा था उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने कहा आपको जरूरत नहीं है, हमने यहाँ बहुत काम कर लिया है और आप कभी भी बहस कर लीजिए, हमारे स्कूल देखने आइए। जब मैं स्कूल देखने पहुँचा तो उन्होंने पुलिस भेज के रुकवा दिया। वो एक स्कूल नहीं बता पाए मुझे जिसको मैं कहूँ कि वो देख लें। तो मान दे सर एक लास्ट किया होता तो दिखाते जरूर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो कानून व्यवस्था संकट की बात है, बहुत संकट की बात। यहाँ जब हम पढ़ाने की बात करते हैं तो उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। चलिए उत्तराखंड की खबरों का जिक्र करेंगे, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी संगठन ने अब अपने सभी प्रवक्ताओं को भी जिलों में प्रवास करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। उत्तराखंड बीजेपी के सभी प्रवक्ता अब अपने अपने जिलों में प्रवास करेंगे और मीडिया टीम को मजबूत करने के लिए काम भी करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अपनी मीडिया टीम को मंडल स्तर तक सक्रिय करेंगे और सोशल मीडिया टीम को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और संगठन महामंत्री अजय कुमार के निर्देश पर प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी है और हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। अब पार्टी ने हमें निर्देशित किया है कि हमें विभिन्न अपने जिलों में जाकर वहां पर भी अपने मीडिया की टीम को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाना है और बूथ स्तर तक की हमारी जो मीडिया की संरचना है उसको प्रभावी रूप से धरती पर लाना है। पूरे प्रदेश में चल रहे 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कोतवाली में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर और दंत रोग एवं जनरल बीमारियों से संबंधित पुलिस कर्मियों और ई रिक्शा चालकों समेत ड्राइवर्स का चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें परामर्श के साथ दवाइयां भी लिखकर दी हैं। बता दें कि 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कोतवाली में संजीवनी अस्पताल की तरफ से फ्री चिकित्सा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों और चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर गीतांजलि तिवारी ने बताया कि संजीवनी अस्पताल के जरिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं कोतवाल संजय पाठक ने यह बताया कि आमजन को जागरूक करने को लेकर प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अरे मुकेश भैया बैठो तो एक मिनट। अब खबर रानीखेत से है, जहां सेना के नरसिंह मैदान में रानीखेत के 151वें स्थापना वर्ष के अवसर पर जिला प्रशासन के जरिए 2 दिवसीय उत्सव के दूसरे दिवस कार्यक्रम का समापन हुआ। सुबह मैराथन में भाग लेने वाले 191 जनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समापन कार्यक्रम में फ्रीडम फाइटर वयोवृद्ध आनंद सिंह बिष्ट का माल्यार्पण कर और शॉल उड़ाकर आयोजकों की तरफ से संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने स्वागत किया। मंच पर आयोजकों के जरिए नगर के सम्मानित जनों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। साइकिलिंग और मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वें स्थान पर आने वालों को पुरस्कार प्रदान कर उनका प्रोत्साहन किया गया है। भारतीय विजय की 50वीं सालगिरह के अवसर पर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रही अमर शहीद ज्योति सीमांत नगर जोशीमठ पहुंची है। ज्योति के सीमांत नगर जोशीमठ पहुंचने पर सैन्य जवानों और स्थानीय लोगों ने ज्योति यात्रा का पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि सन 1971 के पाक युद्ध में हुई भारतीय विजय की 50वीं सालगिरह के अवसर पर युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों का भव्य सम्मान समारोह जोशीमठ नगर क्षेत्र में स्थित रविग्रम ग्राउंड में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां सैन्य जवानों के जरिए पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
पौड़ी के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में मेरू सुपन्यु मेरो लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों से आई बालिकाओं ने अपने अपने सपनों के बारे में बताया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी आशीष भटगाई ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में आए सभी होनहार बालिकाओं से उनके सपनों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि उनके सपनों को साकार बनाने के लिए भी उनका सहयोग किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब हर 15 दिन में विभिन्न ब्लॉकों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि बेटियों के सपनों को साकार बनाने में जिला प्रशासन सहयोग कर सके। वहीं बालिका मेघना जोशी ने कहा है कि विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान आयोजित हो रहे हैं, जिससे बालक और बालिकाओं में अंतर नहीं किया जाता है। हमारे प्रदेश में आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर इस तरह के भेदभाव को बरकरार रखा गया है और ऐसे स्थानों पर सरकार को जन जागरूकता अभियान की मदद से समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। अपना क्या लक्ष्य बनाते हैं? आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस इतना। पौड़ी शहर की हर आपराधिक गतिविधि पर नजर रखने के लिए शहर के संवेदनशील क्षेत्र और बाजारों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पिछले लंबे समय से खराब पड़े हैं, जो कि पुलिस की दिक्कतों को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इन खराब सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने की जहमत प्रशासन ने अब तक नहीं उठाई। दरअसल पूर्व सरकार के कार्यकाल में पौड़ी के पूर्व विधायक सुंदरलाल मंदरवाल ने शहर में 11 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद ही ये सीसीटीवी कैमरे एक के बाद एक खराब होते चले गए और अब आलम यह है कि शहर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा कार्य नहीं कर रहा है, जिससे अब चोरियों की वारदातें भी बढ़ने लग गई हैं और पुलिस को खराब सीसीटीवी कैमरों का खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। सक्रिय चोर गिरोह इन दिनों धड़ल्ले से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं एसएसपी का ये कहना है कि जल्द ही शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को बदलने की योजना है, जबकि चोरी की वारदातों में कमी लाने के लिए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और फिलहाल लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने घरों में भी सीसीटीवी कैमरे जरूर लगा लें, जिससे अपराधियों पर नजर रखी जा सके। खबर लक्सर से, जहां एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णा राज की निर्देशन में लक्सर पुलिस के जरिए चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस की 2 टीमों ने क्षेत्र के गंगदासपुर और सीधड़ू गांव से 2 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब कारोबारियों के कब्जे से 50 लीटर से ज्यादा अवैध कच्ची शराब बरामद की है, जबकि सैकड़ों लीटर कच्चा लाहन मौके पर नष्ट कर दिया गया है। पकड़े गए शराब कारोबारियों के खिलाफ शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इससे 2 दिन पहले भी लक्सर पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी और भट्टी संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। क्या नाम है? अरे नाम क्या है? कल्लू। बाप का नाम? चलिए दिखाना भैया, इधर चलाओ, इधर से दिखाओ भैया। बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल अब विधायक के मुनीम ने ही विधायक पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर मुनीम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने भी विधायक पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसोनी ने विधायक चैंपियन और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि चैंपियन का विवादों के साथ पुराना नाता है और राज्य सरकार हमेशा अपने विधायक को बचाती रही है। अब नए मामले में विधायक का मुनीम और उसका परिवार पिछले 15 दिनों से लापता है, लेकिन अभी तक विधायक की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वायरल वीडियो में मुनीम विधायक पर डरा धमकाकर जमीन हड़पने का आरोप लगा रहा है। राज्य सरकार को इस मामले का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। विवादों के पर्यायवाची के रूप में प्रणव सिंह जाने जाते हैं। अगर विवाद ना हो उनके नाम के साथ तो कुछ अजीब सा अटपटा सा लगता है। जिस दल ने उनको आत्मसात कर रखा है, आलिंगनबद्ध कर रहा है, आज वही दल उनके बचाव में खड़ा हुआ दिखता है। सत्तारूढ़ दल जब अपने ऐसे विवादास्पद विधायक को बचाने की कोशिश करेगा, मुनीम पिछले 15 दिन से गायब चल रहे हैं, पूरा परिवार लापता चल रहा है, विधायक ने कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और अब मुनीम का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो डराए जाने की, धमकाए जाने की बात कर रहे हैं विधायक के द्वारा और
सारी अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के जब्त किए जाने की बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं ऐसे में कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये मामले की संजीदगी को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द पुलिस को इसका नोटिस लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर अपने ही मुनीम संजय अग्रवाल और उसके परिवार का उत्पीड़न करने का मामला लगातार सुर्खियों में है। इस मामले का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को विधायक चैंपियन ने बेबुनियाद बताया है। एक मामले को लेकर के कई वीडियो वायरल हो रही हैं, उसमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या है पूरा मामला, इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं 4 बार के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो कानपुर से विधायक है। चैंपियन साहब, जिस तरह से अब फिर एक मामला आया है और वो तरह के आरोप लगा रहा है, कौन है ये आदमी, इस तरह की इसकी क्या है इसका मतलब? देखिए, ये हमारे परिवार से पिछले 20 साल से एक कारकुन की तरह से जुड़े। इनके पिताजी भी थे पहले, इन पे बड़ा बुरा टाइम रहा है। सन 74 में क्रशर इनका नीलाम हो गया था। उस समय हमारे पिताजी ने इनको 1 लाख रुपए की मदद दी थी। इनके यहाँ बड़ी कंगाली आ गई थी, इनकी बहनों का रिश्ता हुआ, शादी भी पिताजी ने करवाई, बहुत सारी चीज़ें आपस में हुई। तो विश्वास में जब मैं राजनीति में आया, मैंने घर का कामकाज देखना बंद कर दिया था। इनको लगा दिया कि खेती की आय और स्रोत की जो आय हमारी दुकानों की है उसको आप देखेंगे। तो इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला उसमें किया। हमारी आय जो थी वो पिताजी को नहीं सौंपी, हमने तो हिसाब लिया ही नहीं, और अपना सूद पे पैसा चलाया, हमारे पैसे को सूद पे चलाया, उससे कमा करके अपनी संपत्ति कहीं रुड़की में बना ली, कहीं नढौरा में और जगह प्लॉट खरीद लिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि साहब आपने कभी ध्यान दिया है कितना नुकसान आपको हुआ? मैंने कहा नहीं भाई, हमने कभी नहीं दिया। और जब देखा तो हिसाब लिया दिसंबर में, तो पता लगा बहुत बड़ा नुकसान है। लगभग कितने का, मतलब जो आपकी तरफ से कहा, कितने करोड़ का या कितने लाख में क्या है? तो उनको फिर कहा गया कि आप हिसाब स्पष्ट करिए। वो जो है कहने लगे मैं तो भाग जाऊंगा, मैं ये करूंगा। मैंने कहा भागने से समस्या नहीं है दोस्ती, पुराने लोग आओ बैठो प्यार से करो। बुलाया उसको तो बीच में भाग गया था। 9 तारीख को आया तो हिसाब निकला लगभग 4 करोड़ रुपए। मौजूद आदमियों ने बैठ के कराया। उन्होंने कहा साहब चलिए एक छूट कर दीजिए। मैंने कहा भाई हम तो पूरी छूट कर देंगे, हमें क्या है कि नहीं जी नहीं, सजा मिलनी चाहिए इसको, उसने धोखाधड़ी करी है। तो 2 करोड़ 44 लाख रुपए उसके ऊपर निकाला और नोटरी भी करा दी थी उसी दिन। और कहा था उसने कि 9 जनवरी है आज, 11 जनवरी को हम 2 संपत्ति आपके नाम कर देंगे, उससे हमारा निपटारा हो जाएगा 2.5 करोड़ के आसपास। मैंने कहा ठीक है भाई। लेकिन वो 10 तारीख को फरार हो गया और उल्टे सीधे आरोप लगाने लगा। ऐसा ड्रामा कर रहा है, रो रो के दिखा रहा है लोगों को। भाई जो व्यक्ति रोना गाना करता है इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये धोखेबाज हैं, इन्होंने हमारे साथ दगा की है। हमारे पिताजी 86 वर्ष के हैं इस समय, उनको बड़ा मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है। परेशान बेचारे हैं कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया बुढ़ापे में, और मुकदमे भी दर्ज हुए, पिताजी ने मुकदमा दर्ज करा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।